अभी तक अपन लोगों ने जो जो क्वांटिटी पढ़ रखी है एक बार उनको जरा रिवाइज करो। इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा हुआ है, क्या था इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला? पहले तो लॉ बताओ जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स मिलता है। रिसीव कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। सूर्यांशु तुम बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था फोर्स का, ठीक है। फोर्स पड़ा तो फोर्स से काम नहीं चला, फिर अपन लोगों ने क्या निकाली? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आर्यन श्रीवास्तव इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो। हाँ, खो गए? पिछले 5 दिनों से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही केवल, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, E अपॉन क्यू, F अपॉन क्यू, चलो ठीक है मान ले हमने E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू। लेकिन पॉइंट चार्ज का एक और फॉर्मूला बनता था यहाँ से, क्या था पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला? को सागर बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, है ना, यही तो फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और फोर्स के फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, केवल एक चार्ज ही तो हटा देना बस, है ना। अच्छा ये बताओ फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्यों गए थे? बताओ, फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाली? बताओ, जबकि है तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ना। बताओ एक क्या? हाँ, फोर्स में दोनों चार्ज की जरूरत होती है। देखो समझो, जब भी फोर्स निकालोगे तो फोर्स के लिए कितने चार्ज की जरूरत है? 2 की। और तुम्हें क्या चाहिए कि कोई एक चार्ज की इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे हमने बोला कि किसी एक जगह पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के दो। तो फोर्स से अगर इंफॉर्मेशन निकालने जाओगे तो तुम्हें 2 चार्ज की जरूरत है, लेकिन अगर केवल इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसके लिए क्वांटिटी बनाई जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक चार्ज की ही इंफॉर्मेशन आसानी से निकाली जा सकती है, जिसकी वजह से अपन ने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराई थी, कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे क्या? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में क्वांटिटी है या फिर अपन ने मनगढ़ंत बना रखी है ऐसी? केवल वास्तव में एग्जिस्ट करती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उस दिन समझाया था अच्छे से, ठीक है। अब देखो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली अपन ने, फिर अलग अलग टाइप के चार्ज होते हैं जिसकी वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली। जैसे कि पॉइंट चार्ज होता है सबसे सिंपल, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। फिर 2 चार्ज हो सकते हैं, है ना, तो 2 चार्ज में अपन लोगों ने कौन सा सिस्टम लिया हुआ है? डाइपोल, है ना। तो डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। फिर डाइपोल में केस बन सकते हैं, तो डाइपोल में अपन लोगों ने कहां पे निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सिस पे निकाली। इसके अलावा इक्विलेटरल पॉइंट पे निकाली। फिर उसके बाद में एक रैंडम पॉइंट के ऊपर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, है ना, तो ये केस बना लिया। इसके अलावा रिंग हो सकता है जिसके ऊपर चार्ज हो सकता है, तो अपन ने रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी, ठीक है। अच्छा, क्या मल्टीपल चार्जेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, है ना। तो कुल मिला के जितने टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है वो सारी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। जिनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकली थी वो कौन थे? लाइन चार्ज, है ना, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। जिनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग नहीं निकाल पाए थे क्योंकि उनके इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहे थे, है ना। तो वो प्रॉब्लम अपने सामने भी है। वैसे तो उनके इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होती है वो अपने सिलेबस में नहीं है। समझे क्या? तो वैसे सॉल्व तो वो भी होते हैं, लेकिन अभी अपन लोग सॉल्व नहीं कर सकते उनको, इस वजह से हमको छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड कर ली और बहुत सारी प्रॉब्लम आसान हो गई, लेकिन आगे के चैप्टर्स में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी सॉल्व नहीं। तो डायरेक्टली डेफिनेशन बता दें तो बहुत ज्यादा कठिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता नहीं है, लेकिन इसका मतलब समझो कि क्यों जरूरी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से काम चल रहा है तो फ्लक्स लेके क्यों आ रहा है। तो सिंपल सा एग्जांपल हमने क्या बता रहे थे? हम क्या बता रहे थे? पानी की टंकी, हाँ ठीक है। तो मान लो कि पानी के 2 पाइप हैं, तो मैं केवल इतना बता दें दोनों पाइप से पानी बह रहा है, ये ना बताएं कि कितनी स्पीड से या फिर कैसे। तो तुम क्या पानी की टंकी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं क्या? नहीं। तो वैसे अगर मान लो 2 कमरे हैं, दोनों कमरे से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, केवल इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं दे दें, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही, कितने एरिया से पास हो रही, कहां से निकल रही, कहां से आ रही, कहां से जा रही, कुछ ना बताएं, तब क्या तुम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बता सकते हैं क्या? नहीं। जैसे हम बोले कि इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन तुम ये ना बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले कमरे के इस दीवार से आ रही है, इस वाली दीवार से निकल रही, या फिर ये बता दें या ना बताएं कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आए और ये चारों दीवारों से निकल रही, है ना। ऐसा ही हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कमरे के अंदर ही जनरेट हो रही हो और पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही हो, है ना। तब क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बता सकते हो जब तक तुम्हें ये इंफॉर्मेशन ना दी जाए? बताओ, नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो भी पता होना चाहिए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, कहां से फ्लो कर रही है, कितने एरिया से फ्लो कर रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सी क्वांटिटी देती है अपन को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो के बारे में। आया समझ में क्या? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो तो फिर थोड़ा और समझ में आए। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which is चलो देखो समझो, क्या लिखी है डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। तो मैं कोई एक एरिया दिया हुआ है, उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये बताएगा तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको पानी के फ्लो से रिलेट करो। जैसे मान लो कि एक तुमको एक पाइप दिया हुआ है, उस पाइप का सरफेस एरिया है A1, एक दूसरा पाइप तुमको दिया हुआ है, उसका भी एरिया A1 ही है, मान लो उसका भी एरिया कितना है? A1। दोनों में से पानी का फ्लो हो रहा है, एक में पानी का फ्लो ज्यादा है, एक में पानी का फ्लो कैसा है? कम। तो दोनों में से कितना पानी, किस में से पानी ज्यादा बह जाएगा? जिसमें फ्लो ज्यादा होगा। मान लो ऊपर वाले में फ्लो ज्यादा, नीचे वाले में फ्लो कम, तो ऊपर वाले में ज्यादा पानी बह जाएगा, है ना, नीचे वाले में पानी कैसा बहेगा? कम। ठीक है, अब सेम चीज को रिलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड से। मान लो हम तुमसे बोले कि ऊपर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो ज्यादा है और नीचे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो कैसा है? कम। तो दोनों में से किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगी, किसमें कम पास करेंगी? ऊपर वाले में, है ना। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन। क्या डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइन। अच्छा, फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी याद है क्या? हमने बोला हुआ था कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? ज्यादा, है ना। तो इसका मतलब जहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा, जहां पे कम वहां पे कम फील्ड लाइन, है ना। जैसे यही एरिया को इधर पे रखो और इसी एरिया को इधर पे रखो, दोनों में से किसमें फील्ड लाइन ज्यादा पास हुई? इस वाले में, है ना। मतलब अगर चलो इसको A1 A2 मान लो, तो A1 में से फील्ड लाइन कैसे पास हो रही है? ज्यादा। इसमें से कैसे पास हो रही है? कम। तो क्या बोला जाएगा कि किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो ज्यादा है? A1 में ज्यादा है, A2 में कम है। तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू A1 इज ग्रेटर देन फ्लक्स पासिंग थ्रू A2। आया समझ में क्या? सिंपल सी क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो कौन से एरिया गिवन है यहाँ पे? A1 और A2। दोनों में से किस में से ज्यादा पास कर रही है? A1 से। किस में कम पास कर रही है? A2 से। यहाँ पे कुछ जगह पे तुमको हो सकता है डेफिनेशन में प्रोपोर्शनल वर्ड ना मिले, ठीक है, सीधी डेफिनेशन हो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। क्योंकि एक चीज और याद करो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बनेगी ये किस पे डिपेंड करता है? अबे पगली आ गो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी कॉपी के ऊपर बनाओगे ये किस पे डिपेंड करता है? तुम पे। क्या बनाओ तो तुम ही ना, बताओ इतनी क्या बुद्धि लगा रहे हैं? बताओ, हमने बोला एक पॉइंट चार्ज उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे गिनती में बता सकते हैं क्या? तुम बोल रहे जहां में से 8 पास करें हम 16 बना दें, बताओ। तुम बोलो 16 तो हम 32 बना दें, बताओ, है ना। किस पे डिपेंड करता है? हम पे। कितनी अच्छी आर्ट हमारी है नहीं। तुम अगर मान लो आलसी हो तो तुम 4 बना के बैठ जाओ, हम मेहनती हो तो हम 12 बना दें, है नहीं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करता है? जो बनाएगा डायग्राम उस पे डिपेंड करेगा ना। तो इसी वजह से डेफिनेशन में क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं होगा, समझ रहे। इक्वल करा दोगे तो तुम्हारे और हमारे दो लोन के आंसर अलग अलग आने लगे, बताओ, है ना। इसी वजह से क्या लिखा हुआ है? प्रोपोर्शनल। जैसे इसी सेम डायग्राम में क्या ऐसे बनाया जा सकता था? बताओ, इस तरीके से कुछ बना लेते हैं। हमने 3-4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और बढ़ा दी। अब बताओ जरा कहाँ फ्लक्स ज्यादा कहाँ कम? A1 में ज्यादा, A2 में कम। अभी भी वही सेम आंसर है ना। लेकिन अगर डेफिनेशन में प्रोपोर्शनल न लगाते तो फिर क्या हो जाता? आंसर बदल जाता। फिर तो तुम गिनती बढ़ा देते, बोले 1 2 3 4 5 6 7, बोले तो 7 हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? नंबर चेंज हो जाता है, तो वो चेंज नहीं करना है। इसका मतलब है डेफिनेशन में क्या रहेगा? प्रोपोर्शनल वर्ड रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक क्वांटिटी जो तुमको ये बताए कि कहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्वांटिटी में ज्यादा पास कर रही है एज कंपेयर टू अदर एरिया, है ना। या अगर उसी एरिया से निकालने वाले हो तो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो किन दो क्वांटिटी पे ये चीज डिपेंड कर रही है। एक तो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो पहले तो एक काम करो, इसका सिंबल समझ लो। क्या क्या इसका सिंबल होगा? फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है? फाई। इसको फाई ई लिख लो।
क्या लिखेंगे इसको, फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आगे के चैप्टर्स में एक और फ्लक्स आएगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना, इस वजह से यहाँ पे क्या बना दिया इसको, फाई ई लिख दिया, ठीक है। या तो स्मॉल ई बना लेना या फिर कैपिटल ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फ्लक्स क्या बताता है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज समझ में आई क्या, है ना। दूसरा, ये दूसरा किस पे डिपेंड करता है, गिवन एरिया पे। जैसे मान लो कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। अब एक एरिया लिया हुआ है तुमने ए और एक एरिया लिया हुआ है तुमने 2a। बताओ जरा दोनों में से किस में से फ्लक्स ज्यादा पास कर जाएगा, बताओ दोनों में से किस में ज्यादा पास करेगा, 2a वाले में यार। बताओ, एरिया बढ़ा दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर जाएंगे, बताओ। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाएंगे तो किसमें फ्लक्स बढ़ जाएगा, इसमें। अरे यार, पानी का पाइप तुमने इतना पतला सा लिया हुआ है, फिर तुमने पानी का पाइप इतना मोटा ले लिया, किसमें पानी ज्यादा बह जाएगा, मोटे पाइप में ना। भले ही स्पीड सेम बनी रहे, उससे अपन को क्या, क्वांटिटी तो ज्यादा हो गई ना, समझे क्या। तो बस यही तो होगा ना, एरिया छोटा लोगे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे, और ज्यादा बड़ा एरिया ले लोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स एक और क्वांटिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, किस पे, एरिया पे, है ना। तो ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये एरिया के, ठीक है। साथ में ये प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। अभी लिखना कोई नहीं, लिखना नहीं कोई, है ना। अभी बताएंगे क्यों नहीं लिखना है, देखो समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि जो पानी का पाइप होता है, वो पानी के पाइप को अगर देखोगे तो अगर मान लो ये तुम्हारा पानी का पाइप है, इस पानी के पाइप को तुम क्या करो, ऐसे में काट दो, ठीक है। या ऐसे नहीं काट के, मान लो पानी के पाइप को तुम ऐसे काट दो, तो ये पानी का पाइप कुछ ऐसा हो जाएगा। बताओ, क्या दोनों पाइप में से, मतलब ये दोनों पाइप में से पानी के फ्लो पे कोई फर्क पड़ेगा, पानी के फ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हारा पाइप ने काट कट जात, तुम्हारा में पानी की धार बढ़ जात का, नहीं बढ़ती ना। पानी अगर मान लो, हाँ दबा दो तो फिर हो जाता ना, दबाने से क्या हो जाता है, एरिया कम ज्यादा हो जाता है ना। तो वो चीज नहीं करोगे यहाँ पे। जैसे अगर मान लो ऐसे काट दो गैस को, इसको टेढ़ा करके, तो पानी तो ऐसे ही फ्लो करने वाला है ना, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होगा बस, समझ रहे। तो थोड़ा बहुत ही तो अंतर आएगा। तो इसका मतलब है कि पानी के पाइप को अगर ऐसे तुम स्लेंट में ऐसे इसको काट दो टिल्ट करके, तो उसके फ्लो के ऊपर, पानी के फ्लो के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल, जैसे इधर पंखा से हवा आ रही है ना, और इधर एक काम करो, इधर वो रैकेट तो ओपन नहीं हुआ है नहीं, ये है, छोड़ो रैकेट से क्या करना, ये है, देखो समझो। इमेजिन कर लो कि ये रैकेट है, ठीक है, या इमेजिन कर लो कि इसका बीच का एरिया खाली है, ठीक है। अब ऐसे खाली है पर बताओ इधर पे, नहीं तो और कुछ है ही नहीं है। अबे वो टेप तो नेक्स्ट है पर तुम्हारे कान लो दिख नहीं रहा हो, देखो समझो, इसमें ज्यादा बढ़िया आएगा समझ में। जैसे मान लो कि ये किताब जो है, इसमें बीच वाला एरिया मान लो कि ये खाली है, ठीक है, सामने से हवा आ रही, ठीक है। तुमने क्या करा, इसको ऐसे सीधा रखा हुआ है, तो पूरी एयर पास कर गई इसमें से, ठीक है। मान लो कि तुम उतनी हवा लेना चाहते हो जितनी हवा इससे पास करे, ठीक है। अब तुमने क्या करा, इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया। तो तुम्हें ये बताना है इस पंखे के, मतलब ये पंखे की जो हवा है वो इस एरिया से क्या उतनी ही पास करेगी जितनी ऐसे में कर रही थी या ऐसे में कर रही थी, कम पास करेगी। क्यों, एरिया इधर भी है, इधर भी है, इधर तो ये चीज नहीं हो रही थी। बताओ, इधर तो उतना ही पानी आ रहा था, उतना ही पानी निकल गया ना, लेकिन इस केस में नहीं हुआ। एयर का फ्लो बताना है, एयर फ्लो कर रही है, ऐसे आ रही एयर है ना, ऐसे भी आ रही एयर, तो कितनी एयर निकली, ये वाली एयर निकल गई, है ना। अब तुमने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया मान लो, तो एयर तो ऐसे आई, तो जो एयर पहले ये वाली निकल रही थी, अगर इसको ऐसे करोगे तो ये वाली एयर तो इधर से निकल जाएगी। बताओ, टेढ़ा कर दोगे क्या तब भी निकलेगी, क्या नहीं निकलेगी ना, अब तो जो ऊपर से निकल जाएगी। बताओ, तो क्या इस एरिया से क्रॉस करेगी, क्या नहीं। क्यों, क्योंकि अब के बार में इसका जो फ्लो है, एयर का फ्लो, इसके एरिया के ओरिएंटेशन से लिंक है। किससे लिंक है, एरिया के ओरिएंटेशन से। अगर एरिया ऐसे रखा हुआ है तो फ्लो ज्यादा है, ऐसे रखा हुआ है तो फ्लो कम है। आया समझ में क्या। तो एरिया एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो अपने बिहेवियर को चेंज करता है, समझ रहे। एरिया को तुमने कैसी क्वांटिटी पढ़ा हुआ है, स्केलर या वेक्टर,
स्केलर, लेकिन एरिया ना स्केलर है ना वेक्टर है। एरिया एक फ्लेक्सिबल क्वांटिटी जैसा मान सकते हो, समझ रहे? एरिया जो है वो कई बार स्केलर के फॉर्म में भी बिहेव करता है और कई बार वेक्टर के जैसे भी बिहेव करता है, समझ रहे? ऐसे मान लो कि मैथमेटिक्स में तो एरिया को ऐसे माना जाता है कि तुम जैसा यूज करना चाहो वैसे यूज हो जाए, समझ रहे? तुम चाहे तो उसको स्केलर के जैसे यूज कर लो, तुम चाहे तो उसको वेक्टर के जैसे। तो कई बार जब एरिया से कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई चीज फ्लो करती है तो अलग अलग केसेस में एरिया स्केलर और वेक्टर दोनों के जैसे बिहेव करता है, ठीक है? जैसे पानी के फ्लो के टाइम पे ये स्केलर के जैसे बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है? स्केलर, मतलब एरिया के ओरिएंटेशन पे फ्लो लिंक नहीं है, समझ रहे? लेकिन एयर के केस में एरिया कैसे बिहेव कर रहा है? वेक्टर के जैसे। ऐसे रखा हुआ तो फ्लो ज्यादा, ऐसे रख दिया तो फ्लो कम। इसका मतलब है अब की बार में एरिया की ओरिएंटेशन पे फ्लो डिपेंड कर रहा है, समझ रहे क्या? इसका मतलब है एरिया एक वेक्टर के जैसे ट्रीट कर सकते हो। कैसे ट्रीट कर सकते हो? वेक्टर के जैसे। तो यहाँ इस जो फ्लक्स में जो एरिया है, यहाँ पे भी एरिया एक वेक्टर है। एरिया यहाँ पे भी क्या है? वेक्टर है। मतलब एरिया की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। तुम चाहे तो यहाँ पे बना के देख लो, जैसे ये एरिया है, इस वाले एरिया को टेढ़ा कर दो, ठीक है? तुमने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया मान लो, अब क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे क्या? बताओ। नहीं। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से निकल गई? सबसे ऊपर वाली है ना, ये वाली फील्ड लाइन कहाँ निकल गई? ऊपर, तो एक कम हो गई ना। बताओ। इसका मतलब है कि अब के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है? साथ में एरिया की ओरिएंटेशन पे। तो अब एरिया जो है वो कैसे ट्रीट किया जाएगा इस केस में? वेक्टर के जैसे। आ रहा है समझ में क्या? है ना? एक तो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, दूसरा डिपेंड कर रहा था एरिया पे। लेकिन एरिया एज स्केलर डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? एरिया एज वेक्टर। तो एरिया दो तरीके की क्वांटिटी के जैसे बिहेव करता है, स्केलर वेक्टर दोनों के जैसे, ठीक है? लेकिन इस केस में कैसे बिहेव कर रहा है? वेक्टर के जैसे। तो यहाँ पे ये एरिया स्केलर नहीं, अब की बार में ये एरिया कैसा है? वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी वेक्टर होती है, समझ रहे? अब इसका प्रोपोर्शनलिटी कंबाइन करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, है ना? मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसे बनेगा 5 प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए, है ना? अब दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन दो तरीके के होते हैं, स्केलर और वेक्टर, है ना? डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो या तो ऐसे होगा ई क्रॉस ए या फिर होगा ई डॉट ए। दोनों में से कौन सा यूज करोगे? तो ये वाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये कैसा होता है? स्केलर, क्योंकि ये तो तुमको केवल फ्लो बता रहा है, समझ रहे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी वजह से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। आया समझ में क्या? बनाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, है ना? फाइनल एक्सप्रेशन जब लिख देंगे तो और क्लियर होगा, समझ गए? है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे और एरिया पे। एरिया लेकिन कैसा यहाँ पे? वेक्टर है। तो यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन लिखने के पहले थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में और लिख दो, चाहे तो एक फॉर्मूला लिख दो ताकि डेफिनेशन के साथ में काम कर जाए, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख दो? फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये बस एक फॉर्मूला लिख दो जनरल, ताकि तुम्हें डेफिनेशन के साथ में दिखाई दे जब आगे पढ़ो, ठीक है? लेकिन करने के पहले तुमको एरिया वेक्टर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो एरिया वेक्टर लिख लेना। देखो अब बाद में लिखियो, एरिया वेक्टर समझो। देखो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वैसे स्केलर होता है, लेकिन एरिया के साथ में एक चीज है कि एरिया कई बार वेक्टर के जैसे भी यूज किया जाता है। तो एरिया अगर वेक्टर के जैसे यूज करोगे तो उसको क्या लिखेंगे? एरिया वेक्टर। तो वैसे एरिया वेक्टर नहीं है, यहाँ एरिया वेक्टर लिखने का मतलब है एरिया के साथ में एक वेक्टर क्वांटिटी ऐड कर दी है, ताकि एरिया मिलके उसके साथ में एक वेक्टर के जैसे बिहेव करे। जैसे एक एरिया ये रखा हुआ है और ये एरिया भी कैसा है? स्केलर। ये लेंथ है एल और ये लेंथ कितनी है? बी। तो एल इंटू बी मिलके क्या बनेगा? एरिया, है ना? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। तो एल इंटू बी लिखोगे, क्या कोई वेक्टर साथ में लिखते हो क्या? नहीं। तो अभी ये कैसा है? स्केलर। लेकिन एक डायरेक्शन जोड़ दो तो क्या बनेगा? वेक्टर, है ना? तो बस वही करेंगे। एरिया है, एक वेक्टर जोड़ दो तो एरिया क्या बन जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, है ना? तो यहाँ पे जो वेक्टर यूज करेंगे वो होगा एन कैप। क्या यूज होगा यहाँ पे? एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है यहाँ पे? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। जिनने मैथ ले रखी है सो सेकंड किताब में तुम्हारे एक चैप्टर आएगा प्लेन, है ना? उसमें पढ़ोगे एरिया का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे बनाते हैं, समझ रहे? या नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, वो सब कुछ तुम पढ़ोगे, ठीक है? लेकिन तब तक अपन को इंतजार नहीं करना है, अपन तो फिजिक्स में पहले ही सब कर लेते, है ना? तो यहाँ पे क्या करोगे?
यूनिट वेक्टर लेना है जो कि एरिया के नॉर्मल हो। तो एरिया की सरफेस ये है, जैसे मान लो ये सरफेस है, तो इसके नॉर्मल कौन सी दो डायरेक्शन है, एक तो ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन। बताओ, ऐसे तो है, ये एरिया की सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन कौन सी है, एक तो ये है, दूसरी ये है। मार्कर का जो टिप है इसको एरो मान लो, ठीक है। एक तो डायरेक्शन ये वाली है, दूसरी डायरेक्शन ये वाली है, ये चीज समझे क्या, है ना। तो दोनों में से कोई भी एन कैप हो सकता है। तो यहाँ पे चाहे तो ऐसे एन कैप निकाल लो या तो फिर ऐसे एन कैप निकाल दो, ये चीज समझ पाएगा, है ना। तो अब एन कैप बनाओगे कौन सी साइड, क्योंकि डायरेक्शन तो कोई भी क्वांटिटी की एक ही होती है ना। तो यहाँ पे जिस साइड ऑब्जर्वर होगा उस साइड एन कैप बनाओगे। जैसे अगर इस एरिया को तुम इधर से देख रहे हो तो ये एन कैप ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर तुम इस एरिया को इधर से देख रहे हो तो ये एन कैप ऐसे बनेगा। क्लियर समझ में आया सभी को, है ना। जैसे मान लो इस कमरे में तुम बैठे हो, ये कमरे में कितनी दीवारें हैं, 6, ठीक है। कमरे में कितनी दीवारें हैं, 6। एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के जैसे सोचा करो, है ना, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को इस कमरे में कितनी दीवारें दिखाई दें, 6, है ना। क्या 6 की 6 दीवार की डायरेक्शन बता सकते हो। ऊपर वाली छत की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। कोई छत पे खड़ा होगा तो कहाँ होगी डायरेक्शन पर, ऊपर की तरफ। समझ गया मतलब, ठीक है। इस वाली दीवार की डायरेक्शन अंदर की तरफ, कोई दीवार के उस तरफ खड़ा होगा तो उस तरफ। आया समझ में गया। बोर्ड की डायरेक्शन तुम्हारे तरफ। कुल मिला के जहां पे ऑब्जर्वर होगा नॉर्मल वेक्टर वहीं पे बनेगा। आया समझ में क्या। तो अगर ये एन कैप साथ में लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर। क्या एरिया की वैल्यू में कोई चेंज होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर यूज करा हुआ है। समझ रहे क्या। अगर यूनिट वेक्टर यूज करोगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई एल इंटू वी रहेगा, है ना। तो एरिया वही रहने वाला, बस एन कैप लगा देने से क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में क्या, ठीक है। ऑब्जर्वर के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे इधर, अगर ये ऑब्जर्वर है तो फिर ये एन कैप हो जाएगा, ठीक है। ये हटा दोगे, ठीक। ये आया तुम्हारा एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर के हिसाब से तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करोगे वो जरा समझो, ठीक। देखो समझो, जैसे इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लो कर रही है, और तुमसे बोला जाता है कि यहाँ से फ्लक्स फाइंड करो किसी एक पॉइंट पर। तुमको एक एरिया दिया जाता है, वो एरिया है मान लो ये ए, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू आएगा ई इंटू ए। कितना आएगा, ई इंटू ए। फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई इंटू ए। मान लो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, एरिया पता है, तो कितना आ जाएगा, ई इंटू ए आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब क्या करो, इस एरिया को टिल्ट करा दो। एरिया को कैसे करा दो, टिल्ट करा दो। तो मान लो ये एरिया तुम्हारा इतना तुमने झुका दिया ऐसे, ठीक है। वर्टिकल के साथ में इसका एंगल है थीटा। वर्टिकल के साथ में इसका एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। ये रेडियस है इसकी, ये एंगल तुमको दिया हुआ है थीटा। अब जरा हमको ये बताओ कि इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास करेगी, वो निकाल सकते हो क्या, बताओ कैसे। एरिया का कंपोनेंट लेंगे, बताओ। जब तक स्केलर था तब तक कंपोनेंट बनते क्या, नहीं। तब तक क्या बनाते फिर वहां पे, तब तक तुम्हें वही फ्लो रखना पड़ता है ना। लेकिन अब एरिया कैसे बिहेव कर रहा है, वेक्टर के जैसे, तब क्या बना सकते हैं इसके कंपोनेंट। क्या कंपोनेंट बनेगा, कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कौन से कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, कॉस थीटा कंपोनेंट से ना। बताओ, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका कितना पार्ट जो है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी, इस कंपोनेंट से, इतनी जगह से, बताओ, है ना। ऐसे शैडो बना के देख लो ना। जैसे ये एरिया से रखा हुआ है तो इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी जो इस जगह से निकले, यही होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या बनेगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा। लेकिन बस दिक्कत क्या है कि एन कैप इधर पे नहीं है। एन कैप कहाँ होगा, एन कैप तो परपेंडिकुलर था ना। जैसे अगर यहाँ निकालोगे तो इस जगह पे एन कैप कैसा होगा, इस तरीके से, समझे क्या। इधर निकालोगे तो एन कैप ऐसा नहीं हो जाएगा, बताओ। ये क्या होगा, एन कैप होगा, समझे क्या, बताओ। एरिया ऐसे रखा हुआ था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ऐसे पास कर रही थी, तुम्हारा एन कैप भी इसी तरीके से होगा। क्या एरिया के परपेंडिकुलर रखते हो, बताओ। अगर तुमने एरिया को ऐसे झुका दिया तो तुम्हारा एन कैप भी झुक गया। ये चीज समझा गया, आया समझ में क्या। कितना एंगल झुकेगा एन कैप, थीटा, थीटा ही तो झुकेगा, समझ रहे क्या। जैसे अगर मान लो ये देखो, ये दोनों चीजें जुड़ी हैं ऐसे, ठीक है। ये लाइन ऐसे है, तुमने इस लाइन से इसको थीटा झुकाया तो ये भी कितना झुकेगा, मार्कर कितना झुकेगा, थीटा ही तो झुकेगा, बताओ। पहले तुम इसका एंगल ऐसे निकाल रहे थे, है ना।
कितना एंगल बना था एन कैप और ई के बीच में? 0, पहले का पूछ रहा है। इस जगह पे इस एरिया के लिए एन कैप के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 0 है। समझ रहे? अब ये तुम्हारा ऐसे था, तुमने इसको ऐसे झुका दिया कितने एंगल से? थीटा से। तो अगर ये थीटा झुक गया तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना झुक गया? थीटा ही तो झुक गया ना। समझे क्या? अब आए समझ में क्या? ठीक है, तो ये तुम्हारा एरिया वेक्टर भी कितना झुक गया? थीटा झुक गया। अब एरिया का कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में है? कॉस थीटा वाला, है ना। मतलब ये इसको कॉस थीटा कन्वर्ट नहीं करना है, इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। समझ रहे क्या? क्योंकि एरिया के साथ में एन कैप है। एरिया वेक्टर कब है? जब उसके साथ में क्या लगा हो? एन कैप। तो एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। समझ रहे क्या? प्लेन का एंगल थोड़ी ना लोगे। बताओ, यहां पे जब डॉट प्रोडक्ट कराया ई डॉट ए, तो किस किस के बीच का एंगल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। समझ रहे क्या? वर्टिकल के साथ में एंगल थोड़ी ना मेजर होगा। एंगल किस किस का मेजर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें सीधी दिखाई दे रही, लाइने लाइने, है ना। एरिया वेक्टर जो है वो क्यों वेक्टर है? क्योंकि उसके साथ में कौन है? एन कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का एंगल निकालना होगा, तो किसका एंगल निकलेगा? एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझे क्या? तो अभी एन कैप ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है, तो एंगल कितना बना था? 0। अब तुमने इसको ऐसे झुका दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एन कैप ऐसे है, तो ये एंगल बनेगा थीटा। हाँ, ये मान रहे कि थीटा इधर पे भी है, लेकिन ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप का नहीं है। समझ रहे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप का एंगल कौन सा? ये वाला। समझे क्या? तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा। अब ये है तुम्हारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाओ, है ना। तो डायरेक्शन में लेके जाओगे तो क्या बनेगा? a cos थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला? इस वाली जगह पे फाई इज इक्वल टू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया का वो कंपोनेंट जो किसके साथ में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। कितना कंपोनेंट है? a cos थीटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? ई ए कॉस थीटा या ई इंटू ए। ई इंटू ए कब बनेगा? जब थीटा कितना हो? 0। 0 नहीं होगा तो कितना बनेगा? ई ए कॉस थीटा। अब ये ई ए कॉस थीटा जो है, इसको अगर रिजॉल्व करोगे वेक्टर में तो क्या आएगा? ई डॉट ए नहीं आएगा? बताओ, दो वेक्टर है ए और बी, उनका प्रोडक्ट तुमको दिया हुआ है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी, है ना। तो यहां से ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नहीं तो अपन को थोड़ी ना गैस करने के लिए स्केलर है कि वेक्टर है। समझ रहे क्या? अपन को तो नहीं पता था ना कि फ्लक्स कैसा है, स्केलर या वेक्टर। अपन तो क्या देगा सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? स्केलर। कॉस थीटा आ रहा है ना। साइन थीटा आता तो क्या हो जाता? वेक्टर। कॉस थीटा है, इस वजह से क्या हो गया? ये स्केलर। तो फ्लक्स भी कैसा आएगा? स्केलर क्वांटिटी, और ऐसे क्वांटिटी बनती है फ्लक्स की। नोट करो।